पहले आप ये बताइए कि आप जिस संगठन को लेकर आए हैं उसका नाम क्या है? झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। अच्छा, लेकिन कुछ दिन पहले जिस जगह पर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसी जगह पर लगभग 2 महीना पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और आपने झारखंड मांगे जयराम का एक स्लोगन, एक टैग, एक तस्वीर, एक पोस्टर लॉन्च किया था, में आप मौजूद थे। और अब आप उसको छोड़कर फिर एक नए संगठन में, क्या, क्यों? देखिए, सबसे पहला कोई संगठन का अपना एक मूल उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों पर आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं बन पा रही थी। पूरा संगठन एक सिंडिकेट में तब्दील हो गया। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कॉकस बना लिए हैं, एक तरीके से एक घेरा बन गया है और वो किसी भी तरीके से बस सिर्फ रॉबिन हुड की छवि में ही रहना चाहते हैं। तो क्या इन सारे चीज़ों से झारखंड के समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलेगा? मैं आकाश जी आपको बता रहा हूँ, मैं इन पहलुओं पर सोचता हूँ कि आखिर जो हमारे साथी हैं उनसे, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। हुआ क्या, इतना अधिक चीज़ें मतलब इस तरीके से हो गई कि लगातार केस मुकदमे में हमारे साथी फंसते गए। आपके ऊपर भी FIR हुए होंगे, मेरे ऊपर भी हुआ, तमाम साथियों पर हुआ। आज इतने साथी हमारे FIR में फंस गए हैं, कल की तारीख में वो नौकरी में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनाएंगे, उनके करियर को हार्म हो रहा है। तो इसी पैटर्न पर अगर काम करते गए तो झारखंड के एक बड़े नौजवानों का करियर एक ऐसे मुहाने पर खड़ा होगा जहां वो केस मुकदमे के पचड़े में फंस करके, जिनका हो गया उनका तो करियर खत्म हो गया। लोग तुरंत संजय मेहता पर रिएक्ट कर जाते हैं। संजय मेहता ऐसा क्यों बोला, संजय मेहता ऐसा क्यों बोल रहा है, संजय मेहता बात नहीं मानता है, संजय मेहता संगठन की बात नहीं मानता। संजय मेहता झारखंड को कुछ देना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है। आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप रिजिड हो जाते हैं, तो उसको अपना अलग राह बनाना पड़ता है। मैंने आज तक अलग होने के बाद भी किसी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही है, मैंने किसी को तोड़ने की बात नहीं कही है। आमतौर पर जब लोग कहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में, मैंने क्या किया, उद्देश्य को सेम रखा, संघर्ष को समान रखा। मैंने किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने शुरुआत की एक नए घर की, एक नए परिवार की, और लोगों से जुड़ने का आह्वान किया। और इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में एक बड़ा संघर्ष करके दिखाएंगे और एक बेहतरीन परिवार बनाएंगे और झारखंड के जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़े उन संकल्पों को पूरा करेंगे। मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये साबित हो गया कि संजय मेहता ने कोई नैतिकता को कहीं पर रख करके कोई काम किया है, संजय मेहता सार्वजनिक जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लेगा। इस बात को दावे के साथ आपके कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ। किसी के पास एक प्रूफ नहीं मिलेगा, किसी के पास एक फैक्ट डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये सवाल उठा दूं कि इतने सालों के संगठन में आप बताइए कि आपका हिसाब कहां है, क्या आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, तो फिर इन चीजों को आप कैसे संचालित कर रहे हैं? मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलूंगा तो बात बहुत दूर तलक जाएगी और फिर बहुत कुछ हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो। मेरे पास भी है, कौन कहां जाता है, कब जाता है, किससे मिलता है, कब कौन कंपनी में गया, ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास भी आते हैं। मेरे पास नहीं, ऐसा बात नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता इनसे पहले। 25 दिसंबर 2021 झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर बोकारो के नया मोड़ यानी बिरसा मुंडा चौक पर एक आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद इस राज्य के अंदर कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। आपको ये सारी बातें याद हैं। उसके बाद उस आंदोलन की शुरुआत के बाद से एक लंबा समय, एक लंबा संघर्ष चलता है। फिर मानव श्रृंखला होता है और उसके बाद मतलब मानव श्रृंखला से जस्ट पहले ही एक संगठन बनता है, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है JBSS। उसमें कई चेहरे होते हैं, दयामय बानवार, राजेश कड़वार, अरविंद सिंह राजपूत, अरविंद, सोहराय हांसदा, नजरूल, खुद मैं भी होता हूँ, और कई, सृष्टिधर रजवार, बहुत नाम होते हैं उसमें। इन तमाम लोगों के द्वारा, तुलसी महतो और लोगों के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया जाता है बोकारो धनबाद में। भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था उसके विरोध में, सबको पता है। JBSS के बाद, JBSS के द्वारा कई आंदोलन किए जाते हैं राज्य के तमाम इलाकों में, कई चेहरे निकल कर आते हैं। कुछ लोग चोरी छुपे रात के 12 बजे JBSS
को दरकिनार करते हुए एक नया संगठन बना लेते हैं, यानी जेबीकेएसएस, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। उसमें के डालकर, जेबीएसएस के बीच में के डालकर उसको जेबीकेएसएस कर देते हैं। अब फिर से एक नया जेबीकेएसएस, उस जेबीकेएसएस के बैनर तले 2.5 साल तक आंदोलन चलता है। कुछ लोग खुद को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, कुछ लोग खुद को सांसद बनाने में लगे रहते हैं। 8 लोकसभा चुनाव पर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। उसके बाद अब फिर से एक नया जेबीकेएसएस बना है। हमारे साथ संजय हैं। संजय को आप तमाम लोग जानते हैं। पिछले 2 सालों से संजय पहले वाले जेबीकेएसएस यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे थे। फिर वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, लगभग 1.5 लाख वोट इनको पड़ता है हजारीबाग लोकसभा से, और अब यह अलग रास्ता अपना चुके हैं। लेकिन नाम लगभग वही है, जेबीकेएसएस, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म बराबर मिलता है। जैसे किसी अरविंद कुमार का नाम होगा और कोई अर्जुन कुमार होगा तो दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक ही होगा। वैसे ही संजय ने जो आज संगठन की घोषणा की है उसका भी शॉर्ट फॉर्म जेबीकेएसएस ही है। हम संजय से सीधे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप जिस संगठन को लेकर आए हैं उसका नाम क्या है? झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, तो नए संगठन का नाम। शॉर्ट फॉर्म में जेबीकेएसएस ही होगा जी। क्या मूल उद्देश्य है इस पूरे आपके नए संगठन? देखिए, अगर इनके मूल उद्देश्यों में आप जाना चाहेंगे, मुझे लगता है कि आप तो प्रारंभ से इन विषयों से जुड़े रहे हैं, और जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो अभी आपने नाम लिया कि शुरुआत में जो संगठन था, तो आपने उस वक्त भाषा की लड़ाई लड़ी। उसके बाद सरकार ने फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से मांगों को माना। उसके बाद फिर नया संगठन बना। हमने अपने उद्देश्यों में 4-5 प्राथमिकताएं तय की हैं। पहला, झारखंड की जो अपनी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे jbkshjharkhand.in पर, तो इन सारे विषयों को हम लोगों ने वहाँ पर रखा है। विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, झारखंड की भाषा, संस्कृति, स्थानीयता, ये सारे हमारे मूल उद्देश्य हैं इस संगठन के। अच्छा, लेकिन कुछ दिन पहले जिस जगह पर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसी जगह पर लगभग 1.5-2 महीना पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और आपने झारखंड मांगे जयराम का एक स्लोगन, एक टैग, एक तस्वीर, एक पोस्टर लॉन्च किया था, में आप मौजूद थे, और अब आप उसको छोड़कर फिर एक नए संगठन में, क्या, क्यों? देखिए, सबसे पहला, कोई संगठन का अपना एक मूल उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों पर आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं बन पा रही थी। पूरा संगठन एक सिंडिकेट में तब्दील हो गया है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कॉकस बना लिए हैं, एक तरीके से एक घेरा बन गया है, और वो किसी भी तरीके से बस सिर्फ रॉबिन हुड की छवि में ही रहना चाहते हैं। तो क्या इन सारे चीज़ों से झारखंड के समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलेगा? आज जब हमने संगठन को लॉन्च किया, तो हमारे साथ कई इंजीनियर साथी थे, कई डॉक्टर्स थे, कई ऐसे लोग थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ाई की, जो रिसर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि नीतियों के आधार पर झारखंड के समस्याओं का समाधान करना है, तो ऐसे बौद्धिक लोगों के बुद्धि, विवेक, कौशल का फ़ायदा झारखंड की माटी को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ हम लोग एक ऐसा एक तरीके से वातावरण बना दें जहां पर सिर्फ केस मुकदमे की स्थिति हो। मैं आकाश जी आपको बता रहा हूं, मैं इन पहलुओं पर सोचता हूं कि आखिर जो हमारे साथी हैं उनसे, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। हुआ क्या, इतना अधिक चीज़ें मतलब इस तरीके से हो गई कि लगातार केस मुकदमे में हमारे साथी फंसते गए। आपके ऊपर भी FIR हुए होंगे, मेरे ऊपर भी हुआ, तमाम साथियों पर हुआ। आज इतने साथी हमारे FIR में फंस गए हैं, कल की तारीख में वो नौकरी में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनाएंगे, उनके करियर को हार्म हो रहा है। तो इसी पैटर्न पर अगर काम करते गए तो झारखंड के एक बड़े नौजवानों का करियर एक ऐसे मुहाने पर खड़ा होगा जहां वो केस मुकदमे के पचड़े में फंस करके, जिनका हो गया उनका तो करियर खत्म हो गया, उनको तो नुकसान हुआ है। तो आप भी दोषी होंगे। मेरा खुद पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं तो आएगी लोगों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारे बिंदुओं की गंभीरता को समझने की जरूरत है। लोग तुरंत संजय मेहता पर रिएक्ट कर जाते हैं, संजय मेहता ऐसा क्यों बोला, संजय मेहता ऐसा क्यों बोल रहा है, संजय मेहता बात नहीं मानता है, संजय मेहता संगठन की बात नहीं मानता है। भैया मेरी बात समझिए, मैं क्या संजय मेहता तेज चैनल है, ये भी बोला जाता है। संजय मेहता झारखंड को कुछ देना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है। आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप रिजिड हो जाते हैं।
तो उसको अपना अलग राह बनाना पड़ता है। मैंने आज तक अलग होने के बाद भी किसी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही है, मैंने किसी को तोड़ने की बात नहीं कही है। आमतौर पर जब लोग कहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में, मैंने क्या किया, उद्देश्य को सेम रखा, संघर्ष को समान रखा, मैंने किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने शुरुआत की एक नए घर की, एक नए परिवार की, और लोगों से जुड़ने का आह्वान किया। और इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में एक बड़ा संघर्ष करके दिखाएंगे और एक बेहतरीन परिवार बनाएंगे और झारखंड के जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़े हैं उन संकल्पों को पूरा करेंगे। एक पत्र आपने लिखा था जयराम को सुझाव के तौर पर, जी। और उस पत्र में एक जिक्र था उनकी भाषा को लेकर, जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल करते। जयराम उस भाषा को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि इसी भाषा की वजह से संजय को 1.5 लाख वोट और जयराम को 3.5 लाख वोट और पूरे जेबीकेएस को 8 लाख वोट मिला। देखिए, मैं लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। दूसरी बात, मैं कानूनों की मर्यादा रखने वाला व्यक्ति हूँ, और खुद जब आप कानून की पढ़ाई कर लेते हैं तो ये एक अनिवार्यता भी है कि आप कानून का सम्मान करें। मेरा सलाह इस दृष्टिकोण से था, मैं उसके थोड़े पीछे के पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। चूँकि झारखंडी हैं हमारे जयराम भाई, हम लोग साथ काम किए हैं, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि चूँकि जब उस वक्त संगठन में थे, मैं चाहता था कि वो केस मुकदमे के पचड़ों से बचें, जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव में परेशान हुए थे। यही मेरा कंसर्न था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो परेशान ना हो, पुलिस उनको परेशान ना करे। कोई वीडियो फुटेज मान लिया आचार संहिता में बना लेती है, आप देखते ही हैं, इलेक्शन कमीशन की टीम पीछे पीछे घूमते रहती है, तो वो आपको केस मुकदमे में परेशान करेंगे, आप परेशान होंगे। तो मैंने सोचा कि एक इनको ये कहा जाए कि आप इस तरह की चीज़ों से बचेंगे तो पुलिस के पचड़ों से बच पाएंगे। लेकिन ये भी रिएक्ट कर गया। तो जब आप किसी को बेहतर राह दिखाना चाहते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो फिर अपना राह अलग कर लेना चाहिए, और यही मैंने किया। मजा तो उनको यही सब में आता है। वायरल कैसे हुआ? अब मेन तो अब तो देखिए, डे फर्स्ट से जब से जयराम की एंट्री है, बाकी जो मैंने देखा है, हम ये बातचीत जो करें, ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक बातचीत है, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट में मेरा भी थोड़ा योगदान रहा है। संजय भी इस मूवमेंट में 2 साल तक रहे हैं। अब संजय अलग हैं उस संगठन से। तो जो चीज़ें मैंने देखी है संजय के पत्र में, जिन बातों का आपने जिक्र किया था, हमको लगता है कि 90% बातों से हम सहमत थे आपके पत्र के माध्यम से। मेरी आपकी बातचीत भी हुई थी, लास्ट इंटरव्यू जो मैंने आपका किया था। और अब जब आपके पिछले 4 दिनों से जब से आपने इस्तीफा दिया, जो इंटरव्यूज हम देख रहे हैं, उनके भी कई बातों पर सहमत हैं। जयराम का उदय ही एक वायरल कंटेंट से हुआ, जिस वायरल कंटेंट में भाषा ही अलग तरीके की थी। तो उनको वो शायद मजा लग रहा होगा। ये देखिए, राज्य की जनता यही पसंद कर रही है, भी तो हो सकता है। किसी थ्रिल को फील करना, रील क्रिएटर बनना और रियल लीडर बनना फ़र्क है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर आम झारखंडी जनमानस को संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड 24 सालों से लुटता रहा है। अब यहाँ पर समाधान देने की ज़रूरत है लोकतांत्रिक तरीके से, और यहाँ के लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर किस तरीके से नीतियों को स्थापित करके काम किया जाए। आज देखिए साजिश कितनी बड़ी हो रही है झारखंड के साथ। स्थानीय नीति वर्तमान सरकार ने कोशिश की 2-2 बार, राज्यपाल महोदय रिजेक्ट कर देते हैं। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनी हुई सरकार कोई कानून बना रही है। आगे बस थोड़ा सा हम लोग उस आपके पुराने प्लेटफॉर्म पर जिक्र कर ले, क्योंकि देखिए अगर आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो वहाँ जुड़ रहे हैं जी, लोग जा रहे हैं जी, आपको लोग कह रहे हैं कि ये पैसा का मामला था, बीजेपी इतना करोड़ दिया, गाड़ी ले लिया, तो ये थोड़ा सा जनता को क्लियर करना चाहिए कि वहाँ क्या दिक्कत है। आज जब आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं या जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त एक रील आया जयराम का, जिसमें वो छत से कूद रहे हैं बालू में, और 3-4 एंगल से कैमरा लगा है, फ़ोन का ही कैमरा होगा, और कभी आगे से कभी पीछे से वो वीडियो बनता है, और वो गिरते हैं नीचे, और ऐसे एकदम शेर के टाइप, सिंघम टाइप या फिल्मों के हीरो टाइप उठते हैं। उसमें एक कोट लिखा हुआ है कि इसको हम स्ट्रेस फ्री होने के लिए, परेशान तनाव से दूर होने के लिए कर रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ। तो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, वो भी जाएगा। देखिए, ये किसी के व्यक्तिगत जीवन का कुछ पार्ट है, पहलू है। मैं अपने सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं अपने राजनीतिक जीवन में हूँ, और कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं, हम कुछ मैं उस पर गलत, ये गलत है, मानते हैं गलत मैं है, इस पर लीडर कोई- एज ए लीडर, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये किसी का व्यक्तिगत जीवन का पहलू है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? एज ए लीडर तो बात होना चाहिए, नहीं होना हाँ, चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो उसके कुछ अपने एटिकेट्स हैं, अपने कुछ उसके मैनर हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। बाकी मैं किसी को नसीहत नहीं देना चाहता। क्यों नसीहत लोग सुन नहीं रहे हैं आजकल? आप देखिए, दिए थे एक बार नसीहत,
रिएक्ट कर गया था आकाश जी, क्या है ना कि जब आप राजनीति में आते हैं तो इसकी पहली शर्त है, पहली अनिवार्यता है गंभीरता। सीरियस पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आप समाज को दिशा दिखाने की बात कर रहे हैं, समाज को समाधान देने की बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि तमाम साथी गए, किसी कंपनी के गेट को घेरा, आंदोलन हुआ, सामने वाले पहुंच रहे हैं बिल्कुल अलग स्टाइल में, रॉबिनहुड स्टाइल में, आए वो चले गए, पता चला वहाँ जो साथी गए थे उन पर केस मुकदमा हो गया है। उसके बाद उनको कोई देखने वाला नहीं। आज तक मुझे आप बताइए कि जितनी साथियों पर केस हुआ वो अपने अपने तरीके से वकील ढूंढ करके अपना बेल करा रहे हैं, अपना केस लड़ रहे हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनी तो ऐसा कोई सजेशन दे रहा है कि ऐसा हम लोग कोई टीम बनाएं जो इन सब चीज़ों को देखे, तो इसमें क्या बुराई था? आपके लिए है अपनी व्यवस्था, समान लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक मेरी आपत्ति थी और मुझे अलग रामगढ़ के जो जिस लोकसभा क्षेत्र से आप लड़े हैं हजारीबाग, उसमें रामगढ़ आता है। रामगढ़ के जो जेवीकेएसएस के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि चुनाव के बाद, जिलाध्यक्ष ने, ये एक इंटरव्यू में मैंने देखा है, जेवीकेएसएस के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि आपको चुनाव के बाद फ़ोन किया गया बहुत बार, आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपको बोला गया कि आप वो क्या बोलते हैं, समीक्षा बैठक करिए, आप समीक्षा बैठक नहीं कर रहे नहीं। हैं। अगर ऐसा वो कोई कॉल रिकॉर्ड दिखाते हैं, मैं इन पहलुओं पर अब नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति हूँ और सबसे ज़्यादा बैक कॉल करने वाला व्यक्ति हूँ। कोई भी आदमी अगर मुझे फ़ोन करता है, मैं उनका फ़ोन उठाता हूँ, बैक कॉल करता हूँ, मैसेज का जवाब देता हूँ, व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों से संवाद होता रहे, बातचीत होती रहे। ये अगर कोई शिकायत किया है तो हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ एक दो बार, लेकिन 95% 97% मैं कॉल रिसीव करता हूँ और बैक कॉल भी करता हूँ। ये तमाम साथी जानते हैं, जो लोग मुझे जानते होंगे उनसे कभी पूछिएगा कि क्या मैंने फ़ोन उठाया कि नहीं, बैक कॉल किया कि नहीं। रामगढ़ के ही साथी कह रहे हैं कि आपने गाड़ी खरीदी है वो कैश में लिया है जाके एकदम रांची के किसी शोरूम में। देखिए, अगर ऐसा कुछ उन लोगों ने कहा है, टिप्पणी कंपनी से की पैसा है, लिया है आपने, ऐसी कोई टिप्पणी की है, तो बहुत ज़्यादा तो इन सब पहलुओं पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक इंडियन टैक्स पेयर सिटीजन हूँ, टैक्स पे करता हूँ, रिटर्न फाइल करता हूँ, ठीक है। और जब आप कुछ जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आते हैं, हम लोग ऐसी ज़रूरत, ऐसी आवश्यकताएं महसूस होती हैं। कई बार राजनीतिक जीवन में कभी 10 मिनट के बाद वहाँ जाना, आधा घंटा के बाद वहाँ जाना है, तो संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे आसपास जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे गांव घर के लोग हैं और तमाम लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि तुम ऐसा करो कि पहले किसी बैंक में अप्लाई करो कि क्या वो तुम्हारा सिविल ठीक है तो तुमको लोन देते हैं कि नहीं। तो हमने अपने एक बैंक को दिया, मैं बता भी देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया हमने। उसने हमारा सिविल चेक किया और हमारी एक अपनी छोटी सी फर्म भी है जो हम काम करते हैं, तो उसका भी उसने रिकॉर्ड देखा, तो उसने एक लोन दे दिया। तो लोन दे दिया तो उस पर हमने एक गाड़ी ले ली। अब मैं इस बात को सार्वजनिक जीवन में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत पहलुओं से जुड़ा हुआ चीज़ है। लेकिन नेता का कोई व्यक्तिगत जीवन ठीक है, तो अगर लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ। कोई अगर ये जानना चाहेगा कि उसका फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये साबित हो गया कि संजय मेहता ने कोई नैतिकता को कहीं पर रख करके कोई काम किया है, संजय मेहता सार्वजनिक जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लेगा। इस बात को दावे के साथ आपके कैमरे के सामने कहना चाहता हूं। किसी के पास एक प्रूफ नहीं मिलेगा, किसी के पास एक फैक्ट डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये सवाल उठा दूं कि इतने सालों के संगठन में आप बताइए कि आपका हिसाब कहां है, क्या आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, तो फिर इन चीजों को आप कैसे संचालित कर रहे हैं? मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलूंगा तो बात बहुत दूर तलक जाएगी और फिर बहुत कुछ हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो। मेरे पास भी है, कौन कहां जाता है, कब जाता है, किससे मिलता है, कब कौन कंपनी में गया है, ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास भी आते हैं। मेरे पास नहीं, ऐसा बात नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता इन सब पहलुओं पर। मैं बता रहा हूं ना कि मैंने जिस दरवाजे को छोड़ दिया, मैं उन पहलुओं पर बातचीत नहीं करना चाहता। जनता तो कंफ्यूज रहेगी ना। एक आप जेवीकेएसएस, जनता मूल्यांकन करे, जनता पूछे कि कहां है। जनता अगर हमसे पूछेगी तो हम अपना हिसाब देने के लिए सार्वजनिक डोमेन में तैयार हैं। जो चंदा दिया है जनता ने चुनाव लड़ने के बिल्कुल, उसका एक एक रुपए का हिसाब मैं जनता के डोमेन में रखने को तैयार हूं। अगर मीडिया के सामने रखने बोला जाएगा तो उसको रखने को तैयार हूं। कब हमने इलेक्शन कमीशन को क्या अपना डिटेल्स दिया, क्या हमने इलेक्शन कमीशन को पूरा हिसाब दिया है, पूरे चुनाव में एक एक रुपये कहां खर्च हुए, कहां पर हमारा 1 रुपये का पर्चा हमने प्रिंट कराया, कहां पर हमने अपने गाड़ी में प्रचार सामग्री लगाया है,
वो सारे चीज के खर्चे का हिसाब अगर जनता मांगती है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, बकायदा पूरे दस्तावेज के साथ, पूरे फैक्ट के साथ। जनता ने जो चंदा दिया उसका भी हिसाब दे देंगे? जी बिल्कुल, सबका हिसाब दे देंगे। जो जहां जहां से उठा है जेबी किसिस के नाम से? नहीं, जनता ने मुझे 10 रुपया 20 रुपया इस तरह करके आशीर्वाद दिया, और मैं आपके कैमरे के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि उन तमाम लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरा उत्तरदायित्व है। मैं उनका ऋणी हूं, मैं उनका कर्जदार हूं, और मैं उनका कर्ज उतारूंगा, और मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं अलग क्यों हुआ हूं। मेरा अलग होना सही है, और वहां पर स्थितियां अनुकूल नहीं थी, वहां पर झारखंड के कल्याण के लिए अब चीजें नहीं हो सकती हैं, वहां पर चीजें व्यक्ति केंद्रित हो गई हैं, और वहां पर स्थितियां बहुत एक विकट है। कोई भी व्यक्ति वहां पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फील नहीं कर पा रहा है, लोकतांत्रिक ढांचा को फील नहीं कर पा रहा है। इन परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल था, इसको समझने की जरूरत है। वहाँ उनके लोगों से बात हो रही है क्या, वहाँ जो पुराने लोग हैं? कई लोग फोन करते हैं, कई लोग फोन करते हैं, लगातार लोगों का फोन आता है कि भैया आपका जो कंसर्न है वो सही है, हम लोग भी घुट रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उनके ही लोगों का फोन आता है, कई उनके नजदीक में रहने वाले लोगों का फोन आता है कि हम लोग भी घुटन महसूस कर रहे हैं, आप फैसला ले लिए, आप खुद को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, यही फर्क है। हमने कहा कि मैं किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं निकलूंगा, अकेले पैदल चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मैं करूंगा। इस्तीफे के बाद बात नहीं हुई किसी का किसी तरीके से फोन? हाँ नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया मुझे। संगठन के और लोग, महासचिव? संगठन के लोगों ने फोन किया था मुझे, बातचीत हुई मेरी। महासचिव कहते हैं कि आप बंडी पहनते हैं, आप एकदम मुंबईया स्टाइल का नेता टाइप रहते हैं, हीरो टाइप। अब एक बात समझिए, आर्मी का अपना एक यूनिफॉर्म है, बच्चे स्कूल जाते हैं उसका अपना एक यूनिफॉर्म है, डॉक्टर एप्रॉन पहनते हैं ऑपरेशन करने समय। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस दुनिया में हर चीज की व्यवस्था का अपना एक कोड बना हुआ है, तो आप अगर एक मैनर में रह रहे हैं, एक सभ्य तरीके से रह रहे हैं, थोड़ा हाइजीन को मेंटेन करते हुए रह रहे हैं, थोड़ा साफ सुथरा रह रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? हम समाज को दिशा दिखाने निकले हैं, ठीक है, और हम खुद इन बेसिक चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम दुनिया को क्या दिशा दिखाएंगे? साफ सुथरा रहने का मतलब है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करने का मतलब है कि आपका पसीना होना चाहिए, आपका पैंट गंदा होना चाहिए, पैंट ऐसे मोड़ के आपको भाषण देना पड़ेगा, पूरा चेहरा काला होना चाहिए, तब आप मंच पर बोल पाएंगे ना, देखिए मेरा चेहरा काला हो गया है, कपड़ा 4 दिन से पहन बदले नहीं, महक रहा। कैसे आप मेहनत करेंगे? आपके शर्ट में क्रीच नहीं टूटेगा तो आपका मेहनत कैसे दिखेगा? अवधारणाओं को सेट करना और संघर्ष करना अलग चीज है। आप देखिए, चुनाव के दौरान आप हमारे कई वीडियोस फोटोज को देख सकते हैं, जब संघर्ष के लिए आदमी निकलता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हो गया, ठीक है, धूप में निकले तो पसीना आ गया, लेकिन हर वक्त इसी को शो करना ये भी ठीक नहीं। मैं इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ इन विषयों पर मत ले जाइए मुझे, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं झारखंड के प्रति क्या सोचता हूँ, इन पहलुओं पर हमसे आप बात करिए, यही मैं कहना चाहूँगा। वहाँ भी तो इसी तरीके की बातचीत होती होगी ना संजय, कि झारखंड को बदलना है, झारखंड के लिए नीतियां बननी चाहिए, क्या वहाँ बात नहीं हो पाई नीतियों को लेकर? रेत की दीवार समझते हैं ना, तो ढह जाएगा कुछ उसी तरीके की चीज़ें हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैंने बहुत एनालाइज किया, वरना एक व्यक्ति जो इतना सब कुछ कहीं देता है। आपने पत्र लिखने के बाद भी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने स्पष्ट कहा कि हम अलग नहीं हो रहे हैं, सुझाव दिए हैं और सब कुछ ठीक है, परिवार में थोड़ा बहुत चलता है। उसके बाद आप शायद देवघर गए थे, देवघर में भी आपको पूछा गया था, बोले सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक सडनली आप एक फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। देखिए क्या है, देखिए एक तो होता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है, जो आपका मनोविज्ञान है, जो आपकी मनोदशा है, उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। मेरे अंदर एक यही अपराध बोध आ रहा था कि शायद मैं अब जनता से छल कर रहा हूँ, ये छल हो जाएगा, मैं वहाँ से कुछ कर नहीं पाऊँगा, लोग कहेंगे कि बहुत इन लोग बड़े बड़े भाषण दिए मंचों पर जा करके और कुछ किया नहीं। तो अगर मैं जनता के लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा, आप ये जानते होंगे कि लगातार मैं सामाजिक जीवन में अपनी सक्रियता को बनाए रखता हूँ। लोग कहते हैं कि संजय मेहता तो क्या था, कुछ नहीं था। ठीक है, मैं कुछ नहीं था, शून्य था, लेकिन लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के समय जब परेशानियां हुई तो संजय मेहता ने किसी भी तरीके से मजदूरों को फ्लाइट से लाया था। कई अखबारों ने इसको बनाया। मैं इन सब बातों पर नहीं जान, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब सामाजिक तो उसके गवाह हैं, आप पहले पन्ने में जी हमारी बातचीत भी होती थी उस वक्त। तो सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में मैं आज से नहीं हूँ और लगातार काम करता रहा हूँ, बट काम करने की जब आज़ादी नहीं होगी
आप सोचिए कितना आश्चर्यजनक बात है कि आप संगठन की मीटिंग करते हैं तो आपको नोटिस भेजा जाता है कि आपने इसको किससे पूछ कर किया। तो इन परिस्थितियों में आप काम कैसे कर पाएंगे आकाश जी? तो स्वतंत्रता चाहिए ना, आजादी चाहिए काम करने के लेकिन लिए। आप पर आरोप है कि आप टिकट मांग रहे थे मांडू से और रामगढ़ से। हाँ, आपको बरही से लड़ने बोला जा रहा था। इस पहलू पर मैं आता हूं। एक नियम बनाया गया कि जिसने लोकसभा लड़ा वो विधानसभा नहीं लड़ेगा। नियम स्वीकार है, बहुत बढ़िया, चलिए नियम बना दिया आपने। लेकिन अध्यक्ष के लिए विशेषाधिकार होगा, और एक सीट नहीं, वो 2 सीट से भी लड़ सकते हैं। इसको भी स्वीकार कर लिया। तो हमने फॉर्म नहीं भरा, तो हम पर एलिगेशन लगा दिया कि ये मांगते कहीं से टिकट। आज भी मैंने अनाउंस किया कि मैं खुद को चुनावी राजनीति से दूर कर रहा हूं। उन मूल बिंदुओं पर कोई जाना ही नहीं चाहता है जो मैं सुधार की बात कर रहा था। तो अब उन पहलुओं पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब जो हमने अपना परिवार बनाया है उसको मजबूत बनाएंगे, झारखंडी जनमानस के बीच जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा डिसीजन नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ये एक ऐसा फैसला है आप जो एक बार विधानसभा लड़े, एक बार लोकसभा लड़ रहे हैं जी, और आप अब कह रहे हैं कि आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसलिए क्योंकि चुनावी राजनीति में ऐसे लोगों की फौज तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि मेरे पास वक्त कम है तो अपनी एनर्जी को मुझे केंद्रित करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवान लड़ें और मैं उनके लिए कैंपेन करूं, मेहनत करूं, फील्ड पर जाऊं, उनको जिताऊं। ऐसे मेरे नहीं, सोच हमको है। लगता है आरोप लगाया गया कि टिकट मांग रहा था इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, या त्याग करके फिर एक नया महात्मा बनने का कोशिश है कि त्याग करके देखो कितना बड़ा नेता है। एनर्जी को केंद्रित करने की ज़रूरत है। गांव घर से निकले हुए लड़के हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन हम लोगों के पास है नहीं। किसी तरीके से लोगों को एकजुट करके हम लोग अपने लोगों को उतारने की कोशिश करेंगे। उसी में अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करेंगे। इसीलिए ये फैसला हमने लिया है। कितने सीटों पर लड़ेंगे? ये अभी फिलहाल तय नहीं है। मैं कुछ खुद से तय ही नहीं कर सकता हूँ। यही चीज़ के लिए तो मैं आया हूँ। मैं खुद से कुछ तय नहीं करने वाला हूँ। परिवार बन गया है, कई लोग जुड़ गए हैं, सब कुछ मैं उन लोगों पर छोड़ दूंगा। आप लोग निर्णय लीजिए, मैं भी रहूंगा। आप लोग सब मिल, क्या आप केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे उसमें, या फिर? जो समिति तय करेगी, अभी तक इसका कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन वहां भी समिति तय करके आप भी उस मीटिंग में थे जहां उनको केंद्रीय अध्यक्ष मैं आपको ये बनाया बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं अध्यक्ष रहूँ या कुछ रहूँ। मुझे जो बना दिया जाएगा वो रहूँगा, ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। सीट डिसाइड नहीं किए हैं आप लोग? फिलहाल नहीं डिसाइड हुआ है। कोई अप्रॉक्स भी कुछ नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है उस पर? है, चर्चाएं हैं, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स, आंकड़ा, डेटा। क्या रहेगा कि जिस नाम से आप बनाए हैं, झारखंडी झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, ये जो संगठन है, जी यही मूल संगठन चुनाव लड़ेगी, लड़वाएगी, या फिर जी, ये जी। मदर विंग रहेगी, या इसका कोई एक मदर नहीं विंग नहीं होगा? नहीं, यही संगठन चुनाव कोई लड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी? यही संगठन चुनाव लड़ेगी। यही संगठन चुनाव हाँ। लड़ेगी पूरे स्टेट के अंदर? जहाँ पे स्थितियाँ अनुकूल होंगी, वैसे जगहों पर जहाँ पर हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं, अपना फोकस हम लोग वहाँ पर केंद्रित करेंगे। आप पर बेस्ड तो नहीं रह जाएगा ना सब कुछ? बिल्कुल नहीं। आज भी आपने देखा होगा, हम अपने तमाम साथियों को बोले कि आप लोग मीडिया के समक्ष इन बातों को रखें। ऐसा नहीं कि जेबी केसेस ब्रैकेट जयराम गुट, जेबी केसेस ब्रैकेट संजय गुट, ये कोई नहीं। गुट की बात नहीं है सर, मेरा नाम अलग है सर। मैं कहीं पर कुछ 1-2 वर्ड, कुछ पूरा नाम ही अलग है हमारा। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, उनका भी पंजीकरण अलग नाम से है, हमारा पंजीकरण अलग नाम से है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जाति बेस्ड तो कुछ नहीं रह जाएगा कुछ फोकस? नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा। वहाँ आपको दलित भी दिखेंगे, आदिवासी भी दिखेंगे, हमारे मुस्लिम भाई भी दिखेंगे। तमाम सामाजिक समीकरणों का एक समावेश उस संगठन के अंदर आपको दिखेगा, और सब पहली पंक्ति में आकर के नेतृत्व का भार संभालेंगे। इस बात का भी मैं भरोसा दे रहा ये हूँ। बात तो वहां भी बोलते थे। तो चीज़ें परिलक्षित हुई क्या? रिफ्लेक्शन आना चाहिए ना। उससे जुड़ा एक अंतिम सवाल है, आपको लगता है कि जेबी केसेस में किसी एक जाति का या किसी एक समुदाय का पूरा हस्तक्षेप है? बस ये अंतिम सवाल है, इसके बाद हम उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक आंशिक तौर पर उसका उत्तर देना चाहूँगा। इन्फ्लुएंस है, मानते हैं आप? हाँ, इसको आंशिक तौर पर स्वीकार तो आप लोग आप कैसे बढ़ेंगे आगे? सभा करेंगे, संगठन को विस्तार करेंगे, जिला वाइज जाएंगे? पहला तो अलग अलग जिलों से कई लोग हम लोगों के संपर्क में हैं जो संगठन से जुड़ना चाहते हैं। आज भी कई लोगों का फ़ोन कॉल्स आया है। तो हम लोग अलग अलग लोगों को पहले अपने अंदर मर्ज करते चले जाएंगे, संगठन का परिवार पहले बड़ा करेंगे। तो इस दौरान जो लोग भी जहाँ से जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके हम लोग उन लोगों को जोड़ते चले जाएंगे।
और उन सभी लोगों को जोड़ने के बाद जहाँ से फिर सहमति बनेगी, जिनको लड़ाने की बारी आएगी उनको हम लोग फिर लड़ाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए मूल सबसे जरूरी होता है सिंबल। बिरसा का सिंबल तो काम नहीं आएगा। नहीं, बिरसा को हम लोगों ने आदर्श माना है, क्योंकि अभी संगठन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं आया ना चुनाव चिन्ह, वो आ जाएगा तो फिर हम लोग वो डाले हैं। बताएंगे। डाले हैं या कुछ पहले से पंजीकरण डाला की प्रक्रिया अभी तुरंत शुरू हुई है। मतलब आज जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो चूंकि इस्तीफे के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई तो डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है। है? 2 दिन में, 4 दिन में? 105 लोगों के हस्ताक्षर लगते हैं, तो वो तो उसमें फिर जो लोग चुनाव लड़ेंगे उन आप सिंबल मिलेगा या फिर आप लिखेंगे कि भाई जो लोग मेरे लड़ रहे हैं सबको एक सिंबल दिया जाए? नहीं मिलेगा, चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। क्योंकि मूलतः चुनाव जब लोग लड़ते हैं तो ज़्यादा लड़ाई कि भाई एक सिंबल मिल जाए। मिलेगा मैंने पहले स्टार प्रचारक आप हैं। स्टार प्रचारक वगैरह कुछ नहीं, इन सारे शब्दों पर मैं उतना ये नहीं रखता हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ झारखंड के लिए। आकाश जी, आपको मालूम है कि आपकी जिस तरीके से वेदना पीड़ा रही है झारखंड को लेकर के, हम लोग तो ठीक है, आज आप एक पत्रकार हैं, हम राजनीतिक जीवन में आ गए, बट मैं ये महसूस करता हूँ कि आप इन पहलुओं को जानते होंगे कि हम लोग की जो लड़ाई रही है, मैं आपको उस लड़ाई का एक हिस्सा मानता हूँ। ठीक है, आप पत्रकारिता के माध्यम से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि अगर झारखंड में आप बात करेंगे कि आदिवासी विषयों की पत्रकारिता, दलित विषयों की पत्रकारिता, तो इन विषयों पर एक बड़ा खालीपन है, बड़ी शून्यता है। मैं देखता हूँ कि आप उस पर थोड़ा काम करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ कि वही देने की एक लालसा है कि सोसाइटी को कुछ दे सकें। मुझे कोई कहेगा ना कि किसी पेड़ के नीचे सो जाओ, 100 दिन तुम्हें सोना है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उससे सोसाइटी को कुछ लाभ होगा, लोग जागरूक होंगे, ये भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आप, कई लोगों ने शायद, देखिए होता क्या है, हर चीज को आप प्रचारित नहीं कर सकते हैं, प्रचार करने की आदत नहीं होती है। अब कोई कहेगा, देखिए मैं भी जब आंदोलन में था, एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई, लगभग 15-16 बॉटल मुझे पानी चढ़ गया। 15-16? हाँ, लगभग 3 दिनों में, 3 से 4 दिनों में लगातार फोटो कुछ नहीं है, डिहाइड्रेशन था पूरा। वीडियो फोटो ने 15-16 बोतल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो इन सब चीजों को, जो व्यक्तिगत जीवन के पहलू हैं, उसको सार्वजनिक जीवन में डाल करके सहानुभूति और सिंपैथी ये सब गेन करने की मेरी आदत नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, झारखंड की नीतियों पर कुछ करना चाहते हैं, अपने बुद्धि, विवेक, कौशल, क्षमता, प्रतिभा से झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, वैसे तमाम लोगों का स्वागत है इस संगठन में। आइए और झारखंड की सेवा करिए। यह आपका परिवार है, यह आपका संगठन है, जैसे आपको चलाना है चलाइए। मैं इस संगठन में रहूंगा और एक सदस्य के तौर पर भी बोलेंगे काम करने के लिए तो करूंगा। यही कहना चाहता हूं। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि एक डॉक्टर थे जी। एक आप LLB, एक इंजीनियर साहब थे। एक इंजीनियर साहब थे, आपने MA LLB किया हुआ है, तो क्या कि सिर्फ इस पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग जो बहुत इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल वैसे लोग रहेंगे या नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इनको इसलिए आमंत्रित किया ऐसे लोगों को कि आइए एक परिवार बनाइए। और होता क्या है कि देखिए, शिक्षा के महत्व को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो एक समाज जो शिक्षा के पहलू पर पीछे रह गया 2 दशकों में, 3 दशकों में, तो उसकी शैक्षणिक समृद्धि कैसे होगी, उसका एक पॉलिसी बनाना होगा ना सर। मान लीजिए झारखंड 24 साल का हो गया, तो 24 साल में एक बड़ा नौजवानों का वर्ग पीछे हो गया, किसमें? आर्थिक संपन्नता में, नौकरी में, वो पलायन झेले। तो इन सब पहलुओं का समाधान बार बार सिर्फ हम लोग बोलते रहेंगे वैसे होगा कि इसके समाधान का एक हम लोग रोड मैप बनाएंगे। ठीक है, तो रोड मैप संजय मेहता तो इतना काबिल नहीं कि सब चीज़ अकेले कर लेगा, तो उनको साथियों की ज़रूरत है। तो हमने साथियों को आमंत्रित किया। और मैं ये बता रहा हूँ कि तमाम जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ से झारखंड के बच्चे पढ़ करके निकले हैं, जो झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, झारखंड के नौजवान हैं, जैसे जेवियर इंस्टीट्यूट के हैं, टाटा इंस्टीट्यूट के हैं, आपके IIM के हैं, ISM के हैं, IIT के हैं, से कुछ लोग, हाँ, JNU से हैं, DU से हैं, ऐसे तमाम साथियों को मैं एकजुट कर रहा हूँ। तो इन लोगों को एकजुट करके मैं ये कहूँगा, आप झारखंड को क्या दे सकते हैं दीजिए। मूलतः हमारा काम रहेगा कि झारखंड के लोगों को रोजगार दें। देखिए, पूरी लड़ाई इस दुनिया में आर्थिक संपन्नता की है। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे
ठीक छोटा सा, मतलब इंडिया से थोड़ा सा बगल में है, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी कंट्री आप देखिए, इनको यूएई को देखिए। दुबई 90 के दशक में कुछ नहीं था, बिल्कुल रेत था, ठीक है। आज दुबई एक बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया, ठीक है। उसकी अर्थव्यवस्था सारे इन्फ्लुएंसर वहीं जाते हैं, भारत के जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनका अपने मैं वही कह रहा हूँ। तो उसकी अर्थव्यवस्था बूम कर गई। तो हमारी ताकत क्या थी? हमारी ताकत थी हमारा जंगल, पहाड़, पर्वत। तो यहाँ से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। कैसे? इसको समझिए। इन सारे पहलुओं पर ही काम करना चाहता हूँ। रोजगार कैसे मिलेगा? अब आप देखेंगे कि झारखंड में अभी बारिश हो रही, देखिए बड़ा खुशनुमा माहौल है, बारिश हो रही है, कई जगहों पर पहाड़ों पर भी बड़ा खुशनुमा मौसम है। दूसरे राज्यों ने क्या किया? इन जगहों पर कुछ कैफ़े खोल दिए, कुछ रेस्टोरेंट खोल दिया, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप कर दिया। लोकल वहाँ पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी बना दिया, जिसको VLC कहते हैं। और उन लोगों को कहा कि यहाँ पर आएंगे हमारे पर्यटक और आप अपना यहाँ पर रेस्टोरेंट, कैफ़े, ये तमाम चीज़ चलाइए, रोजगार बढ़ जाएगा। आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, पतरातू डैम है, वहाँ पर थोड़ा सा पर्यटन की एक्टिविटी बढ़ी, कितना रोजगार बढ़ा? नौका विहार, रेस्टोरेंट, होटल, कैफ़े, रिजॉर्ट। तो ऐसी गतिविधियां जब बढ़ती हैं तो रोजगार बढ़ता है, क्योंकि सबको आप नहीं दे सकते हैं ना काम, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो इन विषयों पर काम करके मुझे लगता है कि एक बड़ी आबादी को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तो इन सारे मॉडल पर अगर काम नहीं करेंगे तो झारखंड के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? अब इस बात को ऐसे समझिए कि झारखंड में बहुत जगहों पर हम देखते हैं, अभी मैं गया दिल्ली तो देखा कि हेमंत सोरेन जी ने अपना प्रचार लगाया हुआ है झारखंड पर्यटन का। तो झारखंड पर्यटन का जब वो प्रचार लगाए हैं तो होता क्या है कि आमतौर पर बाहर में एक नैरेटिव है कि झारखंड में सुरक्षा थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब मान लिया दसम फॉल है, जोन्हा फॉल है, रात के 10 बजे आप नहीं जा पाएंगे। दूसरे राज्यों में ऐसे जगहों को इस तरीके से डेवलप किया कि वहाँ सिक्योरिटी है, पुलिस पिकेट है, रोशनी है, व्यवस्था है। तो वहाँ पर लोग शाम को भी पहुँच रहे हैं, रात में भी पहुँच रहे हैं, और वहाँ भी पर्यटन बूम किया, रोजगार बढ़ गया। तो इन सब पहलुओं पर जब बड़े विजन के साथ काम होगा तो झारखंड के लोग आर्थिक तौर पर समृद्ध होंगे, और उनके पास जब आर्थिक संपन्नता आएगी तो वो अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा भी पाएंगे, उनके जीवन में भी समृद्धि आएगी, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेट गोल ये है कि समाज का विकास कैसे किया जाए, लोगों को विकास के रास्ते पे कैसे लिया जाए, यही हमारी सोच है, इसी पर काम करना चाहते हैं। आप जब वोट मांगने जाएंगे तो ये सब कुछ ब्लूप्रिंट लेकर जाएंगे? जनता के डोमेन में तो रखेंगे ही। कैसे से हम काम करेंगे? देखिए, जो हमारे लोग हैं, क्योंकि हम ये मैं पूछ रहे हैं बताना चाहता इसलिए, हूं, उसी पहलू हम पर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि झारखंड में हर कोई यही डेवलपमेंट का ही मॉडल लेकर आते हैं, लेकिन उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। खाली बोल देते हम ये करेंगे, से आप लोगों ने चुनाव लड़ा, बहुत बातें की गई, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। कैसे संभव हो पाएगा? नहीं, मैं ब्लूप्रिंट लेकर के आ रहा हूँ, और ये सिर्फ मैं नहीं लेकर के आ रहा हूँ, तमाम साथी जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर बनाएंगे। इसलिए तो मैंने कहा, देखिए आमतौर पर जब आप इस आत्ममुग्धता में आ जाएंगे कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ तो चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी। आपको दूसरे के कौशल का, दूसरे के क्षमता का अगर राज्य के विकास में योगदान हो सकता है तो वो लेना चाहिए, और इसी पहलू पर मैं काम करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आकाश जी, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आपके अंदर भी बुद्धि विवेक कौशल है, झारखंड को कुछ दीजिए। इस राज्य के नौजवानों की ये जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जिस राज्य ने हम लोगों को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वहाँ के लोगों के आर्थिक संपन्नता के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हम लोग कुछ कर सकें। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत गरीब हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप तो पिछले, हमको लगता है 17-18 में सारंडा भी गए थे, रहे थे कितने दिन? उन्हीं पहलुओं पर मैं आना चाहता हूँ। आपने सारंडा का जिक्र कर दिया। सारंडा में एक रिपोर्ट आई, यूनिसेफ की रिपोर्ट थी, कि वहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि 77% बच्चे माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, उसके शिकार हो गए हैं। और जो वहाँ की महिलाएं हैं जो गर्भ धारण कर रही हैं, वो मतलब महिलाओं में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि उनको एनीमिया हो गया है, खून की कमी। हाँ, जैसे जादूगोड़ा में देखिए रेडिएशन से क्या हालत हुआ। तो इन इलाकों में स्वास्थ्य के स्तर पर भी काम करने की जरूरत। बट एक ऐसा कॉकस और सिंडिकेट है जो माइनिंग करना चाहता है। अब जो माइनिंग करना चाह रहा है वो नहीं चाहता कि वहाँ के लोग आर्थिक तौर पर संपन्न हो, कानून के बारे में जाने। आप सोचिए कि झारखंड की जो सिविल सोसाइटी है, इन विषयों पर कोई आवाज़ उठाती ही नहीं। जैसे आप गए बड़का गांव के गोंदलपुरा,
आपने काफ़ी पत्रकारिता की, काफ़ी आवाज़ उठाया, ग्राम सभा ने बार बार कहा कि ज़मीन नहीं देंगे। इन सारे पहलुओं को आप जानते हैं। आप मुझे बताइए आकाश जी कि आप इतनी पत्रकारिता करते रहे, अडानी के मुद्दा को इतना उठाते रहे, लेकिन क्या ये मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर चर्चा परिचर्चा के केंद्र में आया कि झारखंड में अडानी का विरोध हो रहा है? राजधानी में नहीं हुआ, राजधानी में इसकी चर्चा नहीं हो पाई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट झारखंड की समस्याएं नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड की समस्याएं परिचर्चा के केंद्र में नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो इन चीज़ों को केंद्र में नहीं आने देता है। ठीक उसी तरीके से उसी अडानी पर मैं आता हूं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि इसको समझे लो। अडानी का विरोध एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ तो पूरी दुनिया जान गई कि ऑस्ट्रेलिया में अडानी का विरोध हो गया है, लेकिन अडानी का विरोध बड़का गांव में हो रहा है तो झारखंड की राजधानी रांची तक खबर नहीं बन पा रही है। तो हमारी समस्याओं को बहुत प्रोपगेट करने की जरूरत है, लोगों तक ले जाने की जरूरत है, ताकि वह चर्चा के केंद्र में आए। चर्चा के केंद्र में आने के बाद से ही कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत लंबी बातचीत हो गई, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं जी। अंतिम हम आपसे बातचीत करेंगे। अंतिम सवाल है, लास्ट करते हैं इसमें जी। कभी 24 के चुनाव के बाद या 24 के चुनाव से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई गठबंधन, कोई जुड़ाव, कोई बातचीत, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे या प्रचार करेंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं, जितने स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं सेंट्रल और राज्य की और केंद्र की, कभी कोई ऐसा कुछ प्री पोल या पोस्ट पोल? ऐसी ना कोई चर्चा परिचर्चा हुई है, ना मेरे कोई संपर्क में है। मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि वैसे नौजवानों को अगर कोई आपके विजन से मैच कर जाता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए सियासत है, राजनीति है, संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल मेरा विजन क्लियर है। मैं उन पहलुओं पर अभी नहीं जाना चाहता हूं जो हमारे सोच से मेल खाएगा। क्या हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या ऐसी कोई संभावना बनती है, क्या इन पॉसिबिलिटीज़ पर बात की जा सकती है, उसका परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा, इन सारे पहलुओं पर आकलन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद जो हमारी कमेटी होगी वो फैसला लेगी। मैं अकेले कोई फैसला लेने वाला नहीं। चुनाव नहीं भी लड़ाएंगे ऐसा भी हो सकता है? बहुत कम समय है संजय, 1 महीना मात्र, 1.5 महीना। हाँ, समय तो बहुत कम है, समय तो बहुत कम है, लेकिन चुनाव तो 15-20 दिन में लड़ा जाता है। आप देखिए आकाश जी, मैं आपको बताता हूँ, जब आप नॉमिनेशन करते हैं ना, तो आप ईवीएम के क्रम संख्या कितने पर हैं ये बात आपको 12 दिन पहले पता चलती है, 13 दिन पहले। तो उस 13 दिन में ही आप पूरा कैंपेन करते हैं। तो 13 दिन में एक दिन यूं ही निकल जाता है जिस दिन आपको चुनाव चिन्ह मिलता है, तो 12 दिन में आप चुनाव लड़ते हैं। तो 12 दिन में ही कोई चुनाव लड़ा जाता है, तो समय है और साथी हैं, इतने एक्सपर्ट्स लोग हैं, लड़ाएंगे हमारे साथियों को। ऐसा आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है, लड़ाएंगे बड़े शिद्दत से। आत्मविश्वास ही आत्मयुक्ता है, क्योंकि इतने साथियों का सहयोग है तो एक हौसला तो आता है, आत्ममुग्धता नहीं है। संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इस बात का विश्वास दिखा। बिखराव नहीं हो जाएगा बहुत कुछ? कैसे होगा बिखराव? पिछले हमने 36 लोगों का सपना नहीं दिखाया है, हमने सहमति का एक माहौल बनाया है। सहमति बनाएंगे वैसे लोगों को लड़ाया जाएगा। 2021 के आंदोलन के बाद से अभी तक लगभग कितना पार्टी बन गया है? एक पार्टी जिसमें आप पहले थे, अमित महतो ने बनाया, फिर आप बनाए, उससे पहले भी और लोगों ने बनाया, उस हमको लगता 10-12 बन गया। दूसरे लोगों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ मैं आपको बता दूंगा कि मैं। कितने दिन में आपका रिजल्ट दिखेगा ये सब कुछ? चुनाव परिणाम आएगा तो उसका आकलन ईवीएम 10 दिन में कुछ दिखेगा? बवाल, कुछ सभा, कुछ सम्मेलन, कुछ कमेटी? फिलहाल हम लोग जो हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं उनको तुरंत हम लोग लाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? एक समन्वय वेबसाइट के माध्यम से। ऑनलाइन जुड़ेंगे? हाँ, ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, अपना डेटा आ जाएगा, तुरंत हम लोग उनको फिर संपर्क करेंगे। ऑफलाइन को जुड़ना चाहे बिल्कुल जुड़ सकते हैं, स्वागत है। कैसे जुड़ेंगे? वो अगर कहीं बुला लें या हम कहीं मीटिंग रख लें, हम लोग मीटिंग रख आपसे कैसे संपर्क करेंगे? मेरा नंबर दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसी नंबर पे? हाँ, उसमें संगठन का मेल आईडी भी है, संगठन का नंबर भी है। हमने सारा प्रॉपर सिस्टम से किया है सर, इस बात का विश्वास रखिए। मतलब जो लोग, मान लीजिए जो लोग फेसबुक पे हमको देख रहे हैं जी, इन जनरल झारखंड में हाँ, दर्शक हैं, वो वेबसाइट पे नहीं जानते हैं, तो वो नंबर हम लोग एक तरह से आप कहेंगे तो उसको और जारी कर देंगे। हालांकि वेबसाइट पे है, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म पर हम लोग उसको थोड़ा वायरल करा देंगे। तो बहुत लोग जरूरी नहीं कि हर कोई वेबसाइट पे जा पाए, हमको लगता है अगर आप चाह रहे हैं तो दिखना चाहिए। बिल्कुल कर देंगे इसको, आपका सुझाव बहुत स्वागत योग्य है, इस पर काम करेंगे। तो ये पूरी बातचीत है, संजय ने नया रास्ता अपनाया है। संजय का विचार भले पुराना है लेकिन थोड़ा रास्ता ये बदल रहे हैं। संजय को हम पिछले 12-15 साल से जानते हैं। संजय और हम रांची में साथ रहे हैं
प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने एक साथ काम किया है। उससे पहले भी हम लोग संजय को जहाँ हम संजय से बातचीत कर चुके हैं, और जिन मुद्दों पर आज संजय से बातचीत हो रही है, इसी मुद्दों पर हम लोग कई बार, हम लोग 5-6 साल संजय से फ़ोन पे बात किए हैं। एक बार आप कुछ युवा फोर्स चलाते थे। हाँ, बहुत। उस समय हम लोग 3-4 साल सिर्फ फ़ोन पे बात किए हैं, मुलाकात तो नहीं की। हाँ, ये मुझे लगता है 2010-11 की हाँ, बात है। उसके बाद फिर जब आप रांची आए, नहीं 13-14 13 के बाद का था। फिर आप जब रांची आए तो हम लोग फिर मिले, और उस वक्त भी आपका कुछ टाइगर था चुनाव चिन्ह। हाँ, उसमें भी टाइगर ही था। तो टाइगर क्या करे, झारखंड में जब लोग एंट्री मारते हैं, क्योंकि जंगल उंगल का प्रदेश है, सबको टाइगर ही बन जाता है। पर खत्म करें उस चैप्टर को। संजय को शुभकामनाएं हैं, नहीं आपने शुरुआत की है, बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम जो साथी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरी सहमति आपसे ही आपके साथियों से इस बात की कि वहाँ डिग्री तो है लोगों के पास, लेकिन उस डिग्री को जनता के बीच में लाकर ज़बरदस्ती या बोलने की कोशिश नहीं करिए कि भाई हम ही सबसे ठीक हैं, हम फलना स्कॉलर हैं, हम फलना एक ही हैं। ये हमको लगता है कि आप लोग नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग, मैंने बार बार ये कहा है, जो हमारे साथी हैं उनके बुद्धि, विवेक, कौशल, क्षमता, प्रतिभा का उपयोग झारखंड के हित में होगा, और उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा पूरी आज़ादी के साथ काम करने का। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद हम दोनों का भी कुछ ट्रॉल होगा, एक बड़ा ग्रुप है जो लग जाएगा कि भाई पहले से था, ऐसे था, वैसे नहीं, हम लोगों ने तो एक स्वस्थ बातचीत की है, एक हेल्दी डिस्कशन हुआ है ना। हम लोगों ने किसी पर कोई आरोप लगाया, ना कोई प्रत्यारोप है, ना कोई एलिगेशन है। एक इंटरेक्शन है, बातचीत है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इस वीडियो को, इस पूरी बातचीत को समाप्त करते हैं यहाँ। प्रतिक्रिया आप दे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी मिलते हैं फिर। जोहार।